एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म जिसे आप सभी याद करते हैं, तो मैंने बच्चों को मैंटनी में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानक के अनुसार वर्ल्ड डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले, जो हमेशा नहीं बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है, जबकि उसका पास सेलिम पेंकस, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के महीनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरसकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक़ई आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड। द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ हैं, जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में उन्हें यात्रा करने के लिए जोअर, एक महिला स्टोच ड्राइवर जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे हौसलों एक पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में प्रच्छन्न, जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकस का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जुआरी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सके। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ, या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डपलगैंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बुना विस्टन डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेट इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नोट्स, टीम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म आप सभी याद करते हैं तो मैंने बच्चों को मेंटनिंग में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानक के अनुसार वर्ल्ड डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले जो हमेशा नहीं, बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। जबकि उसका पास सेलिम पेंकस, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगिवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के महीनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरसकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड। द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ है जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में उन्हें यात्रा करने के लिए जोआर, एक महिला स्टोच ड्राइवर जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे हौसलों एक पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में परछन जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकस का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जो वारी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सके। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डपलगैंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बुना विस्टन डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेट इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नॉट्स, टीम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म आप सभी याद करते हैं तो मैंने बच्चों को मेंटनी में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानना के अनुसार वर्ल्ड डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले, जो हमेशा नहीं बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। जबकि उसका पास सेलिम पेंकन्स, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के महीनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरसकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड। द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ है, जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में उन्हें यात्रा करने के लिए जोआर, एक महिला स्टोच ड्राइवर जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे हौसलों एक पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में परिच्छन, जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकन्स का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जो वारी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सके। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ, या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डपलगैंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बोना विस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेट इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नॉट्स, टीम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले, जब मैं, जहाँ तक मुझे याद है, डिज्नी की एक ऐसी फिल्म जिसे आप सभी याद करते हैं, तो मैंने बच्चों को मैंटनी में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानक के अनुसार वॉल्ट डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले, जो हमेशा नहीं, बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। जबकि उसका पास सेलिम पेंकस, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के महीनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरर्थकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड। द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ है, जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में यात्रा करने के लिए जोआरी एक महिला स्टोच ड्राइवर, जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे हौसलों एक पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में परछन, जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकस का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जो वारी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सके। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ, या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डपलगैंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बोना विस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेट इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नोट्स, टीम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले, जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म आप सभी याद करते हैं, तो मैंने बच्चों को मैंटनी में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानक के अनुसार वॉल्ट डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले, जो हमेशा नहीं बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। जबकि उसका पास सिलिम पेंकन्स, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के मायनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरर्थकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड। द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ है, जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में यात्रा करने के लिए जोआर, एक महिला स्टोच ड्राइवर जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे सोने पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में परछन, जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकन्स का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जो वारी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सके। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्म में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ, या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डपलगैंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बोना विस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेट इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म जिसे आप सभी याद करते हैं, तो मैंने बच्चों को मैंटनी में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानक के अनुसार वर्ल्ड डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले, जो हमेशा नहीं बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। जबकि उसका पास सेलिम पेंकस, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के महीनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरसकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ हैं, जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में यात्रा करने के लिए जोवर एक महिला स्टोच ड्राइवर, जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे सोने पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में परछन जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकस का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जो वारी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सके। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्म में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ, या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डबलिंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बोना विस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वर्ल्ड डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेड इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नोट्स, टीम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म जिसे आप सभी याद करते हैं, तो मैंने बच्चों को मैंटनी में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानना के अनुसार वर्ल्ड डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले, जो हमेशा नहीं बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। जबकि उसका पास सेलिम पेंकस, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के महीनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरसकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ हैं, जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में उन्हें यात्रा करने के लिए जोअर, एक महिला स्टोच ड्राइवर जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे हौसलों एक पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में परछन जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकस का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जो वारी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सके। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्म में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ, या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डबलिंगगैंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बुना विस्टन डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वर्ल्ड डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेट इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नोट्स, टीम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म आप सभी याद करते हैं तो मैंने बच्चों को मेंटनिंग में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानना के अनुसार वर्ल्ड डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले जो हमेशा नहीं, बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। जबकि उसका पास सेलिम पेंकस, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के महीनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरसकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड। द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ हैं जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में यात्रा करने के लिए जोआर, एक महिला स्टोच ड्राइवर जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे हौसलों एक पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में प्रच्छन्न, जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकस का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जो वारी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सके। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डबलिंगगैंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बोना वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेट इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नॉट्स, टीम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म जिसे आप सभी याद करते हैं, तो मैंने बच्चों को मैंटनी में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानना के अनुसार वर्ल्ड डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले, जो हमेशा नहीं बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। जबकि उसका पास सेलिम पेंकस, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के महीनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरसकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड। द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ हैं, जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में यात्रा करने के लिए जोवर एक महिला स्टोच ड्राइवर, जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे हौसलों एक पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में प्रच्छन्न, जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकस का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जो वारी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सके। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ, या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डबलिंगगैंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बुना विस्टन डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेट इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले, जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म जिसे आप सभी याद करते हैं, तो मैंने बच्चों को मैंटनी में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानक के अनुसार वॉल्ट डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले, जो हमेशा नहीं बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। जबकि उसका पास सेलिम पेंकस, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के मायनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरर्थकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड। द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ है, जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में यात्रा करने के लिए जोअर, एक महिला स्टोच ड्राइवर जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे हौसलों एक पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में परछन, जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकस का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जो वारी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सके। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ, या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी? इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डपलगैंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बोना विस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेड इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नोट्स, टीम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म जिसे आप सभी याद करते हैं, तो मैंने बच्चों को मैंटनी में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानक के अनुसार वॉल्ट डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले, जो हमेशा नहीं बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। जबकि उसका पास सेलिम पेंकस, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के मायनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरर्थकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड। द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ हैं, जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में उन्हें यात्रा करने के लिए जुआरी एक महिला स्टोच ड्राइवर, जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे हौसलों एक पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में परछन, जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकस का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जुआरी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सकें। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ, या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डपलगैंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बोना विस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेट इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नोट्स, टीम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म जिसे आप सभी याद करते हैं, तो मैंने बच्चों को मेंटनिंग में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानना के अनुसार वर्ल्ड डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले, जो हमेशा नहीं बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। जबकि उसका पास सेलिम पेंकस, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के महीनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरर्थकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ हैं, जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में उन्हें यात्रा करने के लिए जोआर, एक महिला स्टोच ड्राइवर जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे हौसलों एक पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में परछन जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकस का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जो वारी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सके। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्म में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ, या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डबलिंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बुना विस्टन डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वर्ल्ड डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेट इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नोट्स, टीम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म जिसे आप सभी याद करते हैं, तो मैंने बच्चों को मैंटनी में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानक के अनुसार वर्ल्ड डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले, जो हमेशा नहीं बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है, जबकि उसका पास सेलिम पेंकस, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के महीनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरर्थकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ हैं, जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में उन्हें यात्रा करने के लिए जुआरी एक महिला स्टोच ड्राइवर, जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे सोने पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में परछन, जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकस का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जुआरी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सके। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्म में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ, या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डपलगैंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बोना विस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेट इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नोट्स, टीम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म जिसे आप सभी याद करते हैं, तो मैंने बच्चों को मैंटनी में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानना के अनुसार वर्ल्ड डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले, जो हमेशा नहीं बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। जबकि उसका पास सेलिम पेंकन्स, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के महीनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरसकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड। द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ हैं, जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में यात्रा करने के लिए जुआरी एक महिला स्टोच ड्राइवर, जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे हौसलों एक पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में प्रच्छन्न, जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकन्स का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जुआरी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सकें। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ, या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डबलिंगगैंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बोना विस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेट इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नोट्स, टीम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले, जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म आप सभी याद करते हैं, तो मैंने बच्चों को मेंटनिंग में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानक के अनुसार वर्ल्ड डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले, जो हमेशा नहीं बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। जबकि उसका पास सेलिम पेंकस, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के महीनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरसकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड। द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ है, जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में यात्रा करने के लिए जोआर, एक महिला स्टोच ड्राइवर जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे सोने पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में परछन, जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकस का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जो वारी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सके। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ, या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डपलगैंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बोना वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेट इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नॉट्स, टीम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म आप सभी याद करते हैं तो मैंने बच्चों को मेंटनिंग में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानक के अनुसार वॉल्ट डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले जो हमेशा नहीं बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है, जबकि उसका पास सिलिम पेंकन्स, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के महीनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरसकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ है जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में उन्हें यात्रा करने के लिए जोआर एक महिला स्टोच ड्राइवर जो बहुत ही चुलबुली दिखती है के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे हौसलों एक पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में परछन जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकन्स का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जो वारी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सके। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्म में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए लेकिन मुझे यह द डबलिंगगैंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बोना वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेट इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नॉट्स, टीम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले, जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म जिसे आप सभी याद करते हैं, तो मैंने बच्चों को मैंटनी में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानक के अनुसार वॉल्ट डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले, जो हमेशा नहीं बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। जबकि उसका पास सेलिम पेंकस, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के मायनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरर्थकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड। द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में असली लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ है, जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में उन्हें यात्रा करने के लिए जुआरी एक महिला स्टोच ड्राइवर, जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे सोने पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में परछन, जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकस का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जुआरी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सकें। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्म में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ, या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डपलगैंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बोना विस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेट इसकी पटकथा लिखी है। तक कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नोट्स, टीम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले, जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म जिसे आप सभी याद करते हैं, तो मैंने बच्चों को मैंटनी में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानक के अनुसार वॉल्ट डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले, जो हमेशा नहीं बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। जबकि उसका पास सिलिम पेंकन्स, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के मायनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरर्थकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ है, जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में उन्हें यात्रा करने के लिए जुआरी एक महिला स्टोच ड्राइवर, जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे हौसलों एक पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में परछन, जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकन्स का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जुआरी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सकें। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्म में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ, या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डपलगैंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बुना विस्टन डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेट इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नोट्स, टिम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म जिसे आप सभी याद करते हैं, तो मैंने बच्चों को मैंटनी में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानना के अनुसार वर्ल्ड डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले, जो हमेशा नहीं बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है, जबकि उसका पास सेलिम पेंकस, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के महीनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरर्थकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ हैं, जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में उन्हें यात्रा करने के लिए जुआरी एक महिला स्टोच ड्राइवर, जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे सोने पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में प्रच्छन्न, जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकस का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जुआरी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सके। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्म में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ, या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डपलगैंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बुना विस्टन डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेट इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नोट्स, टीम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म जिसे आप सभी याद करते हैं, तो मैंने बच्चों को मैंटनी में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानना के अनुसार वॉल्ट डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले, जो हमेशा नहीं बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। जबकि उसका पास सेलिम पेंकस, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के महीनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरसकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड। द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ हैं, जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में उन्हें यात्रा करने के लिए जोवर एक महिला स्टोच ड्राइवर, जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे हौसलों एक पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में परछन जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकस का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जो वारी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सके। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्म में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ, या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए, लेकिन मुझे यह द डबलिंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बोना वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेड इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म जिसे आप सभी याद करते हैं तो मैंने बच्चों को मैंटनी में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानक के अनुसार वर्ल्ड डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले जो हमेशा नहीं, बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है, जबकि उसका पास सेलिम पेंकस, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के महीनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरसकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ हैं जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में उन्हें यात्रा करने के लिए जोवर एक महिला स्टोच ड्राइवर जो बहुत ही चुलबुली दिखती है के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे हौसलों एक पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में प्रच्छन्न जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकस का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जुआरी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सके। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के एल्सी एंड वंडरवुड को पुनर्जीवित किया। और आप जानते हैं कि भले ही इसे देखे हुए कई साल हो गए लेकिन मुझे यह द डबलिंग की याद दिलाता है, जो बहुत ही शानदार बात हो जाती है। इस तरह की मूवी सिनेमा में बहुत ही बढ़िया होती हैं, जो आपको हर तरह से संयोजित करके रखती हैं। बात की जाए तो इन मूवी का बजट था मात्र $2 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय था 100 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 जुलाई 1975। बुना विस्टन डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस मूवी को वितरित किया गया था, जबकि तो उत्पादन कंपनियां थी वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन। यह मूवी जो थी जेम एम बिकम उसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। जॉन डेट इसकी पटकथा लिखी है। कथा का कथित एप्पल डबलिंग नाम का उसी पसंदीदा अमेरिकी मिठाई एप्पल डबलिंग के नाम पर रखा गया। इसे डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे की कॉमेडी जोड़ी को पेश करने वाली पहली फिल्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग शैली विकसित की और वे जाने माने कलाकार बनकर उभरे। इस तरह के रोल को वे बहुत ही बखूबी से निभाते आए हैं, जो उनको इस प्रकार की समृद्धि का एहसास करा देता है कि वे अपने टाइम के एक सुपरस्टार अभिभावक या सुपरस्टार अभिनेता के रूप में उभरे हैं। यह उस समय की बात होती है जब वे किसी अन्य की भांति नहीं काम कर रहे होते, बल्कि अपने ही काम को आगे बढ़ाने और अपने बिजनेस को व्यापक तौर पर स्थापित करने की अपनी परियोजना को क्रमबद्ध करके शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों की अपनी अनुशासन को वे हाल ही के चैनल की भांति अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यह बहुत ही अच्छा है जहाँ तक देखा जाए तो, वरना तो उनके लिए सब कुछ नया हो जाता है। यह सब कुछ इसी क्रम का ही हिस्सा है कि वे मानवता की अपनी पहली क्रम का एक अनुवादन करते हुए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात में से एक समझकर उनको अपनी योजना को एक पारिवारिक संबंधी का एहसास करा देते हैं और आगे
एप्पल डबलिंग गैंग कुछ साल पहले जब मैं जहाँ तक मुझे याद है डिज्नी की एक ऐसी फिल्म जिसे आप सभी याद करते हैं, तो मैंने बच्चों को मैंटनी में दर्शकों को उत्साह के साथ देखा। जिस हद तक बच्चे गलियारों में इधर उधर नहीं भागते, वे फिल्म का आनंद ले रहे हैं या कम से कम इससे शांत हो रहे हैं, लेकिन जब कैंडी काउंटर पर थिएटर से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस मानक के अनुसार वर्ल्ड डिज्नी की एप्पल डबलिंग गैंग सफल है। अंत में जयकार भी मिले, जो हमेशा नहीं बच्चों में उतना ही खुशी से शूटिंग वूटिंग करने को तैयार है। कहानी सरल स्पष्ट है, लेकिन अब इसे ऊर्जा के साथ बताया गया है और कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है, जबकि उसका पास सेलिम पेंकस, हैरी मॉर्गन, जॉन मैकगीवर, डॉन नॉट्स, टिम कॉनवे के साथ स्क्रीन पर होते हैं, जो हमेशा देखने लायक कुछ होता है, भले ही यह केवल उनकी पीड़ा ही क्यों ना हो जो अपने काम को बेहतर बना रही हो। हाल ही के महीनों में द एप्पल डबिंग गैंग 2 या 3 साल पहले के डिज्नी प्रोडक्शन की याद दिलाता है, जो स्टूडियो के इतिहास में भारी निरसकता का दौर था। हाल ही में डिज्नी ने कुछ ऐसे वाक्य आविष्कारशील मनोरंजन दिए, खासकर एस्केप टू द माउंटेन आइलैंड एंड टॉप द वर्ल्ड द एप्पल डम्बलिंग के साथ हम साफ सुथरे बच्चों के रोमांच के बारे में उससे पहले लाइन प्लॉट पर वापस आ गए हैं। इस बार 3 बच्चे अनाथ हैं, जिसे कैलिफोर्निया के एक शहर में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और अंत में उन्हें यात्रा करने के लिए जोअर, एक महिला स्टोच ड्राइवर जो बहुत ही चुलबुली दिखती है, के संरक्षण में लाया जाता है। एक बच्चे के विशाल सुनहरे सोने पर डाले ठोकर खाते हैं और अपने अपमान के उत्सुक दर्जनों को नागरिकों के बीच स्थानीय प्रतियोगिता को प्रेरित करता है। इसलिए परिणामस्वरूप बच्चों की तिजोरी से सोने के डले चुराने को एक साथ प्रयास होते हैं। हमेशा की तरह बुरे लोगों के 2 समूह, अच्छे बुरे लोग और बुरे लोग, एक घूमते उपनिदेशक में परछन जैसे कि आप कभी भी स्लिम पिंकस का भेष बदल सकते हैं। अच्छे बुरे लोग बच्चों के साथ मिलकर सोने की डली चुराते हैं ताकि बच्चे इतने अमीर ना हो जो वारी स्टेज ड्राइवर के साथ रह सके। बुरे लोग लेकिन यह सब तस्वीर समझ गए हैं। जब मैं इन एंटीसेप्टिक डिज्नी फिल्मों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे 1940 के 1950 के दशक में स्टूडियो की फिल्म में दिखाई गई रोमांच को वास्तविकता कलात्मक की याद आती है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं बस बड़ा हो गया हूँ, या डिज्नी की क्लासिकल फिल्में वास्तव में अपने समकालीन सामान से बेहतर थी, इसलिए साप्ताहिक बायोग्राफ में उन्हें गायब हो रहे चेयर कैट और मैड हैटर ने सभी के